हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। हमारी बात जो चल रही थी वो थी यूरिथ्रा के बारे में। तो हम यूरिथ्रा को पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमने पोस्टीरियर यूरिथ्रा और एंटीरियर यूरिथ्रा दो पार्ट्स इसके बांटे थे। पोस्टीरियर यूरिथ्रा के फर्दर 3 पार्ट हमने बात किए थे और एंटीरियर यूरिथ्रा के 2 पार्ट्स की हमने बात की थी। और हमने डायग्राम जो मैंने ये मॉडल बनाया था इसके थ्रू समझने की कोशिश की थी कि जो पार्ट प्रोस्टेट के ऊपर था वो प्री प्रोस्टेटिक पार्ट था, प्रोस्टेट के अंदर प्रोस्टेटिक पार्ट था और प्रोस्टेट के बाहर मेम्ब्रेनस पार्ट था। ये था पोस्टीरियर यूरिथ्रा। अब आज इस वीडियो में हम इसी पोस्टीरियर यूरिथ्रा को कंप्लीट करेंगे। इसके तीनों पार्ट्स की हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा से। तो पोस्टीरियर पार्ट में सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है यूरिथ्रा का, जो ये ऑरेंज कलर में आप देख रहे हो, जो प्रोस्टेट के ऊपर प्रेजेंट होता है, मतलब ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो था उसके जो ऊपर वाला पार्ट है यूरिथ्रा का, उसे हमने प्री प्रोस्टेटिक पार्ट बोला था। इसी प्री प्रोस्टेटिक पार्ट की बात करें तो इसकी लेंथ होती है कितनी, 1 to 1.5 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ जो है वो बहुत ही कम है, कितनी, 1 to 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है। दूसरी बात, ये एक्सटेंड करता है कहाँ से कहाँ तक। सीधी बात है, ब्लैडर से शुरुआत हुई है यूरिथ्रा की, तो ये नेक ऑफ द ब्लैडर से शुरुआत करता है और कहाँ तक जाता है, वेरियोमोन्टेनम। अब ये वेरियोमोन्टेनम क्या है इसकी बात मैं इसी वीडियो में आगे करने वाला हूँ, अभी बस नाम याद रखो। वेरियोमोन्टेनम जो है ये प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा में प्रेजेंट है, मतलब प्री प्रोस्टेटिक पार्ट से अगला जो पार्ट है वो प्रोस्टेटिक है। तो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा के अंदर एक वेरियोमोन्टेनम नाम की एलिवेशन होती है, वहां तक ये एक्सटेंड करता है। तो नेक ऑफ द ब्लैडर से वेरियोमोन्टेनम तक। अब इसके अंदर क्या आता है, हमने ये बात बार बार की है कि जो हमारा प्रोस्टेट है उसके शुरुआत में इधर एक मैकेनिज्म होता है यूरिथ्रा के अंदर, उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल यूरिथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म। और एक प्रोस्टेट खत्म होने के बाद आता है जिसे बोलते हैं डिस्टल यूरिथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म। तो अभी हम बात करते हैं प्रोक्सिमल यूरिथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म की डिटेल में। तो प्रोक्सिमल यूरिथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म क्या है ना, आप बस इसमें ध्यान देना। होता क्या है, बस आप सुनो ध्यान से। होता ये है कि कुछ स्मूथ मसल्स होती हैं, ऐसी स्मूथ मसल जो ना तो प्रोस्टेट के जो सब्सटेंस है प्रोस्टेट का, ना तो वहां से वो स्मूथ मसल आई है, ना ही वो यूरिनरी ब्लैडर की स्मूथ मसल्स हैं। ये स्मूथ मसल्स अलग ही हैं जो कि एक कॉलर बना देती हैं। मतलब जैसे शर्ट का कॉलर होता है उसी तरह से यूरिथ्रा के साइड में कॉलर ऑफ मसल्स बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं प्रोक्सिमल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। तो डिस्टिंक्ट स्मूथ मसल बंडल्स सराउंड करती हैं नेक ऑफ द ब्लैडर को और प्री प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा को। दे आर अरेंज्ड एज द डिस्टिंक्ट कॉलर, कॉलर की तरह अरेंज हैं, और क्या बनाती हैं, प्रोक्सिमल यूरिथ्रल स्फिंक्टर बनाती हैं। इसे हम प्री प्रोस्टेटिक स्फिंक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि प्री प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा के अंदर प्रेजेंट है, तो प्री प्रोस्टेटिक स्फिंक्टर। अब इस स्फिंक्टर की खास बातें देखो दो, एक तो ये वाला पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरा ये वाला। अब क्या मतलब होता है, हमारे पास दो तरह की इनर्वेशन होती है, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। तो दो तरह की होता है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो जो सिंपैथेटिक है उसमें एड्रीनर्जिक इनर्वेशंस होती हैं, जो पैरासिम्पैथेटिक है उसमें कोलिनर्जिक इनर्वेशंस होती हैं। इसकी बात हम अलग से एक पूरी वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें एड्रीनर्जिक नॉर एड्रीनर्जिक सारी बात करेंगे। अभी सिर्फ समझने की बात क्या है कि जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं, मान लो किसी के पीछे कुत्ता पड़ जाए, अब किसी के पीछे कुत्ता भाग रहा है तो वो डर जाएगा। तो डरने पे, जो कोई भी डर हो उस पे जो हमारा इनर्वेशन जो जो सिस्टम जो चालू होता है वो है एड्रीनर्जिक सिस्टम। और जो हम रिलैक्स बैठे हुए हैं, आराम से रिलैक्स कर रहे हैं, उस टाइम जो इनर्वेशन होती है वो काम करती है हमारी पैरासिम्पैथेटिक और कोलिनर्जिक इनर्वेशन। तो होता क्या है, जो प्रोक्सिमल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है ये कब काम आएगा, मेनली यूरिन को निकलने से कब रोकना है, तब हमें, मतलब कोई भी फ्राइटफुल सिचुएशन है, हम अभी कर नहीं मतलब यूरिनेशन नहीं कर सकते, जगह देख के करनी पड़ता है ना। तो जगह अभी है नहीं ऐसी कि हम यूरिनेट कर पाए, या फिर किसी के पीछे कुत्ता भाग रहा है, भागते भागते थोड़ी ना यूरिनेशन करेगा। तो उस टाइम पे जरूरत है प्रोक्सिमल यूरिथ्रल स्फिंक्टर की। तो उस टाइम पे ये स्फिंक्टर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो उस टाइम पे जो इनर्वेशन लगती है वो होती है एड्रीनर्जिक इनर्वेशन। तो प्रोक्सिमल यूरिथ्रल स्फिंक्टर में सिर्फ और सिर्फ सिंपैथेटिक या फिर एड्रीनर्जिक इनर्वेशन प्रेजेंट होती है, कोई कोलिनर्जिक इनर्वेशन नहीं होती। मतलब कोई भी कोलिनर्जिक इनर्वेशन इसके अंदर नहीं है, यानी कोई पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम नहीं है प्रोक्सिमल यूरिथ्रल स्फिंक्टर में। इतनी बात। अब ये प्रोक्सिमल यूरिथ्रल स्फिंक्टर का काम क्या है कि इसकी जब कॉन्ट्रैक्शन होती है, जब इजैक्यूलेशन हो रहा होता है, तो उस टाइम पे ये जो प्री प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, ये स्फिंक्टर प्री प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा को बंद कर देता है इजैक्यूलेशन के टाइम पे, ताकि जो इजैक्यूलेशन है वो पीछे की तरफ ना चली जाए। पीछे की तरफ जाएगी मतलब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ना चला जाए सारा इजैक्यूलेशन।
इसी वजह से contraction of प्री प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा prevents the retrograde flow of ejaculate through the proximal urethra into the bladder। ठीक है, अब प्री प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा को कॉन्ट्रैक्ट कौन करा रहा है? यही प्रोक्सिमल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। ठीक है, इसके कॉन्ट्रैक्शन के कारण रेट्रोग्रेड फ्लो ऑफ इजैक्यूलेट नहीं हो पाता ब्लैडर में। ठीक है, तो ये बचाता है सीमेन को पीछे ब्लैडर में जाने से। अब नेक्स्ट जो आता है वो क्या है कि ये जो प्रोक्सिमल यूरिथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म है, ये किन इंसानों में ये डिसरप्ट हो जाता है? पहली बात तो ये प्रोक्सिमल यूरिथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म फीमेल्स में नहीं होगा। ठीक है, फीमेल्स में है नहीं, सिर्फ मेल्स में है। और किन मेल्स में ये खराब हो जाएगा? जिन मेल्स के अंदर ब्लैडर के नेक की सर्जरी हुई है, किसी की ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के नेक की सर्जरी हुई है, तो उसका ये स्फिंक्टर मैकेनिज्म खराब हो जाएगा। और दूसरा, उनके अंदर जिनके अंदर ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रोस्टेट को हम निकाल रहे हैं बाहर। प्रोस्टेट का रिसेक्शन करना मतलब बाहर निकालना प्रोस्टेट को, किसके थ्रू? हमारे यूरिथ्रा के थ्रू। तो ये एक ऑपरेशन होता है जिसमें यूरिथ्रा के थ्रू प्रोस्टेट को बाहर निकालते हैं। तो उस टाइम पे भी ये जो प्रोक्सिमल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है ये खराब हो जाता है। तो इनमें ज्यादा चांसेस हो जाते हैं किसके? इन दोनों केसेज में ज्यादा चांसेस हैं रेट्रोग्रेड इजैक्यूलेशन के। ठीक है, तो ये हमने बात की प्रोक्सिमल यूरिथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म की। अब एक और पॉइंट आता है प्री प्रोस्टेटिक पार्ट में, उसमें क्या है कि सिंपल म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं प्री प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा के आसपास, जो टिश्यू है उसके अंदर। तो सिंपल सी बात याद रखनी है कि सिंपल म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट हैं प्री प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा के आसपास। ठीक है, अच्छा जी। अब नेक्स्ट जो पार्ट था, अब हमने बात कर ली प्री प्रोस्टेटिक पार्ट की। अब बात करते हैं जो पार्ट प्रोस्टेट के अंदर है। तो जो पार्ट प्रोस्टेट के अंदर है वो येलो कलर वाला पार्ट जो है हमारा, इसकी बात करें तो ये थोड़ा लंबा है। तो इसकी लेंथ होती है 3 to 4 सेंटीमीटर। उसकी कितनी थी प्री प्रोस्टेटिक की? 1 to 1.5 सेंटीमीटर। इसकी होती है 3 to 4 सेंटीमीटर। और प्रेजेंट कहाँ पे? अभी मैंने बताया प्रोस्टेट के अंदर है, तो इट इज प्रेजेंट इन द सब्सटेंस ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। और कि कौन से सरफेस के पास? अब जो प्रोस्टेट था उसके हमने दो सरफेस मेनली दो पढ़े थे, आगे पीछे वाले। वैसे 4 होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और 2 इंफेरोलेटरल। तो जो प्रोस्टेट है उसके अंदर यूरिथ्रा जो प्रेजेंट है, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, वो एंटीरियर सरफेस के ज्यादा पास होता है। मतलब एंटीरियर सरफेस के पास है, पोस्टीरियर से थोड़ा दूर है। तो इट इज क्लोज टू द एंटीरियर सरफेस। ठीक है, दूसरी बात, हमने ये डॉट बनाया था प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ते वक्त। ये डॉट क्या दिखा रहा था कि एंटीरियर सरफेस की एपेक्स जो है उससे थोड़ा सा आगे की तरफ से बाहर निकलता है यूरिथ्रा। तो इस पॉइंट से यूरिथ्रा बाहर निकलता है। तो जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकलेगा, वो नीचे की तरफ एंगल बना के मुड़ जाएगा। कितना? 35 डिग्री का एंगल बना के। तो यूरिथ्रा जो है, जैसे ही मान लो साइड व्यू में बता रहा हूँ आपको, ये प्रोस्टेट, यहाँ पे मान लो प्रोस्टेट खत्म हुआ, तो अब यहाँ से जो है ये बाहर निकला यूरिथ्रा और 35 डिग्री का एंगल बना के नीचे की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, नीचे जाने के लिए तो 35 डिग्री का एंगल बनाता है। नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है यूरिथ्रल क्रेस्ट। तो इसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू इसको समझाता हूँ। तो गाइस ये 2 डायग्राम है जो इम्पोर्टेंट हैं हमारे यूरिथ्रा के टॉपिक में। एक है सेजाइटल सेक्शन और एक है कोरोनल सेक्शन। एक में सामने से देख रहे हैं, एक में साइड से देख रहे हैं। तो साइड से देखते हैं तो जो ये वाला पार्ट है प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा हो गया अंदर। ये देखो, ये यहाँ पे क्या है? इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर या फिर प्रोक्सिमल स्फिंक्टर, ये मैकेनिज्म बनाते हैं पूरा। इधर ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, इधर आगे जाएंगे तो डिस्टल स्फिंक्टर है। नीचे की तरफ गया तो ये कौन सा पार्ट हो गया? पेरिनियल पार्ट ऑफ यूरिथ्रा। और नीचे गए तो पिनाइल पार्ट ऑफ यूरिथ्रा। ठीक है, इतना हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी। अब मैं जो इसमें आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है उसके अंदर बीच में एक रिज प्रेजेंट होती है पूरी पोस्टीरियर वॉल के अंदर। मतलब जो यूरिथ्रा है उसकी जो पोस्टीरियर वॉल है उसके अंदर एक रिज प्रेजेंट होती है प्रोस्टेटिक पार्ट में, जिसे हम बोलते हैं यूरिथ्रल क्रेस्ट। तो यूरिथ्रल क्रेस्ट क्या है? इट इज द मिड लाइन रिज। इट इज द मिड लाइन रिज ऑन पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूरिथ्रा थ्रू आउट इट्स लेंथ। ठीक है, मिड लाइन रिज है। ये प्रोजेक्ट करती है ल्यूमन के अंदर। ये रिज जो है ल्यूमन के अंदर की तरफ चली जाती है, जिसके कारण ल्यूमन की हमने बात की थी वो क्रिसेंट्रिक शेप का होता है प्रोस्टेटिक पार्ट में। हमने बात की थी ना, प्रोस्टेटिक पार्ट में ऐसी कुछ शेप थी इसकी, क्रिसेंट्रिक शेप का जो ल्यूमन बना था इसका। तो वही रीजन उसका क्या है? ये यूरिथ्रल क्रेस्ट है। अब यूरिथ्रल क्रेस्ट के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोस्टेटिक पार्ट में वो है प्रोस्टेटिक साइनस। क्या होता है? जो हमने अभी बात की, जो रिज की हमने बात की कि मान लो ये प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है, इसके अंदर बीच में एक रिज प्रेजेंट है जिसको हमने क्या बोला? यूरिथ्रल क्रेस्ट। इस यूरिथ्रल क्रेस्ट के दोनों तरफ क्या होते हैं? डिप्रेशंस होते हैं यूरिथ्रल क्रेस्ट के दोनों तरफ। इन्हीं डिप्रेशन में
ओरिफिस होते हैं किसके लिए? 15 to 20 प्रोस्टेटिक डक्ट। मतलब जो प्रोस्टेट ग्लैंड थे वो जाके कहाँ खुलते हैं? वो इसी प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा में खुलते हैं, किसके अराउंड? यूरिथ्रल क्रेस्ट के साइड में। ठीक है, कुछ डिप्रेशंस हैं जिन डिप्रेशंस में प्रोस्टेटिक डक्ट्स जो है वो ओपन होती हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्रोस्टेटिक साइनस। साइनस क्या है? एक सुराग है बेसिकली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वेरिमोन्टेनम। हमने ये बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, वेरिमोन्टेनम वर्ड आया था किसके अंदर? प्री प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा में। मैंने बोला था प्री प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा नेक ऑफ द ब्लैडर से वेरिमोन्टेनम के अंदर तक जाता है। अब ये वेरिमोन्टेनम क्या है? इट इज एन एलिवेशन एट अबाउट मिडल ऑफ द यूरिथ्रल क्रेस्ट। जो यूरिथ्रल क्रेस्ट है उसके जस्ट सेंटर में एक एलिवेशन है जिसे हम वेरिमोन्टेनम बोलते हैं। सिंपल सी बात है, एलिवेशन एट अबाउट मिडल ऑफ द यूरिथ्रल क्रेस्ट। अब वेरिमोन्टेनम का एक और नाम होता है कोलिक्यूलस सेमिनालिस। ठीक है, ये याद रखना है बस। अब वेरिमोन्टेनम में क्या है? एक स्लिट लाइक ओरिफिस होता है, एक छोटा सा ओरिफिस होता है किसका? प्रोस्टेटिक यूट्रिकल का। अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं तो ये सेजाइटल सेक्शन में जब देखते हैं तो ये जो प्रेजेंट है यूरिथ्रा के पीछे, ये है प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। इसी प्रोस्टेटिक यूट्रिकल की अभी मैं बात कर रहा हूं। तो जो प्रोस्टेटिक यूट्रिकल है उसका ओरिफिस कहाँ प्रेजेंट है? इसी वेरिमोन्टेनम के अंदर, इसी एलिवेशन में एक ओरिफिस है प्रोस्टेटिक यूट्रिकल का। देखो, इसको थोड़ा ना समझना ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ इसको। तो मान लो ये है हमारा प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। ठीक है, सेंटर में यूरिथ्रल क्रेस्ट है। इसी यूरिथ्रल क्रेस्ट को अगर मैं यहाँ पे मैग्नीफाई करूँ तो ये यूरिथ्रल क्रेस्ट कुछ इस तरह दिखेगी। ठीक है, इस यूरिथ्रल क्रेस्ट के सेंटर में वेरिमोन्टेनम के ऊपर ओपनिंग हुई किसकी? प्रोस्टेटिक यूट्रिकल की। और इस प्रोस्टेटिक यूट्रिकल के साइड में ओपनिंग होती है किसकी? इजैक्यूलेटरी डक्ट की। तो यही मैंने लिखा है, ऑन बोथ साइड ऑफ दिस ओरिफिस या फिर जस्ट विद इन दिस ओरिफिस देयर इज ओपनिंग ऑफ द इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो इजैक्यूलेटरी डक्ट भी यहीं पे खुलते हैं, इसी प्रोस्टेटिक यूट्रिकल के ओरिफिस के साइड में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रोस्टेटिक यूट्रिकल खुद। अब प्रोस्टेटिक यूट्रिकल को माना जाता है कि ये होमोलोगस है वेजाइना ऑफ फीमेल से, इसलिए इसका नाम वेजाइना मस्कुलिन भी रखा हुआ है। ठीक है मेल्स के अंदर, लेकिन वेजाइना की तरह है तो वेजाइना मस्कुलिन रखा नाम। ये जो है सिर्फ 6 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। डायरेक्शन इसकी होती है अपवर्ड एंड बैकवर्ड। मतलब ये यूरिथ्रा है और सेजाइटल सेक्शन में अपवर्ड और बैकवर्ड की तरफ इसकी डायरेक्शन है। देखो, ये ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ है, तो अपवर्ड एंड बैकवर्ड। इन द सब्सटेंस ऑफ प्रोस्टेट, ये बात हम कर चुके। बिहाइंड इट्स मीडियन लोब, ये भी सिंपल सी बात है, मीडियन लोब के पीछे। अब इसमें 3 चीजें आती हैं, याद रखनी है। फाइब्रस टिश्यू होता है, मसल फाइबर्स होती हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं। तो 3 चीज से बना हुआ है प्रोस्टेट यूट्रिकल, फाइब्रस टिश्यू, मसल फाइबर्स एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन। अब एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रोस्टेटिक पार्ट में वो ये है कि जो इसका लोअर मोस्ट पार्ट है ना प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा का, वो फिक्स होता है प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट्स। तो प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट उसको फिक्स करते हैं, इसलिए वो वाला पार्ट जो है ना, सबसे नीचे वाला पार्ट प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा का, वो इमोबाइल है, वो नहीं हिलता। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट कौन सा? ये ग्रे कलर में जो प्रोस्टेटिक पार्ट के जस्ट नीचे जो पार्ट है यूरिथ्रा का, उसे हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। तो मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा की लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर। सबसे छोटा है, ये शॉर्टेस्ट है, लीस्ट डायलेटेबल, मतलब इतना ज्यादा नहीं फूलता, पतला होता है। ठीक है, ल्यूमन इसका। ये नैरोवेस्ट सेक्शन होगा यूरिथ्रा का एक्सेप्ट द एक्सटर्नल ओरिफिस। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे नैरोवेस्ट पार्ट जो है यूरिथ्रा में, वो वैसे तो एक्सटर्नल ओरिफिस होता है, लेकिन अगर एक्सटर्नल ओरिफिस के बाद अगर देखें तो सेकंड नैरोवेस्ट हम इसको बोल सकते हैं। सेकंड नैरोवेस्ट सेक्शन जो है यूरिथ्रा का, वो है मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरिथ्रा। ठीक है, ये डिसेंड करता है एक वर्टिकल कॉन्केविटी, थोड़ा सा आगे से कॉन्केव होता है। ठीक है, पासिंग थ्रू द पेरिनल मेम्ब्रेन। सिंपल सी बातें हैं ये कुछ। जो मैंने आपको प्रोस्टेटिक पार्ट बताया था ना इससे पहला, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पर 7 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, तो उसको ज़रा ध्यान से पढ़ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे विद द एंटीरियर पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।